गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे दोस्तों। 3-4 दिन से मैं थोड़ा सा बिजी था, इस वजह से मैं थोड़ा सा वीडियो नहीं ले के आ पाया। आज का जो वीडियो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इस वीडियो को पूरा सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। आज का हमारा जो वीडियो होगा, ये वीडियो होगा हमारा एक दिन में इंग्लिश पढ़ना और समझना सीखे। सिर्फ एक दिन में, सिर्फ एक दिन में, एक दिन में इंग्लिश को अच्छी तरह से पढ़ना और उसे समझना। आज का ये जो वीडियो है आप इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देखें। ये वीडियो हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में बदलाव ला दे। और आज का ये जो वीडियो है ये हमारे लाखों स्टूडेंट्स, लाखों लोगों की जो परेशानी है, जो समस्या है इंग्लिश को समझने में, उसके लिए ये सॉल्यूशन का काम करेगा। मैंने कई बार देखा है, हम लोग जब कई स्टूडेंट्स होते हैं वो इंग्लिश पढ़ तो लेते हैं पर उन्हें इंग्लिश का ट्रांसलेशन बिल्कुल भी नहीं आ पाता। यानी जो सेंटेंस है वो सेंटेंस का मीनिंग नहीं कर पाते हैं। होता यह है कि सेंटेंसिंग प्रॉपर तरीके से बच्चों को अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। आज के इस वीडियो में हम सबसे इम्पोर्टेंट बात ये देखेंगे कि आप दुनिया की किसी भी तरह की इंग्लिश की बुक ले लीजिए, स्पेशली जो क्लास फर्स्ट से लेकर के क्लास 9, 10th, 11th, 12th और क्लास के अलावा जो प्रोफेशनल है, जो स्टूडेंट्स है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में और जो पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम में या प्रोफेशनल कोर्सेस में है या अपने प्रोफेशनल कैरियर में वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो इंग्लिश को प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पाते हैं। मैं आपको आज एक ऐसी बात बताऊंगा, केवल 160 वर्ड, 160 वर्ड, 160 शब्द। ये अगर आपने 160 शब्द कर लिए तो आप किसी भी तरह की बुक हो, न्यूज़पेपर हो, किसी भी क्लास की कोई से भी सब्जेक्ट की इंग्लिश की बुक हो, आप उसे अच्छी तरह से रीड कर पाएंगे और समझ पाएंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जैसे सोशल स्टडीज़ है, साइंस है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, या जो दूसरे रेफरेंस है कंप्यूटर्स की बुक्स है, या अपने अलग अलग सब्जेक्ट्स की बुक है, इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं जो अपनी इंग्लिश मीडियम में एजुकेशंस को, चाहे आईसीएसई के हो, सीबीएसई के हो, या चाहे वो स्टेट बोर्ड के हो। प्रॉब्लम यहाँ होती है कि बच्चे बुक नहीं पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पढ़ना और समझना नहीं आ पाता है। अगर वो इंग्लिश पढ़ तो लेते हैं वर्ड टू वर्ड, लेकिन वर्ड पढ़ने के बाद में भी उनका मीनिंग उनको सेंटेंसिंग करते हुए नहीं आती है ना। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा स्पेशली उन लोगों के लिए रहेगा, उन स्टूडेंट्स के लिए रहेगा जो कि काफ़ी प्रॉब्लम में, अपने आप को काफ़ी प्रॉब्लम में नज़र आते हैं। वो किसी को बोल नहीं पाते, लेकिन इनकी काफ़ी प्रॉब्लम होती है। मैंने कई स्टूडेंट्स के साथ में इस चीज़ के लिए मैंने रिसर्च की है, मैंने उनके लिए एक सर्वे किया है, मैंने बच्चों को काफ़ी देखा, लेकिन वहाँ पर ये प्रॉब्लम काफ़ी बच्चों में पाई गई। 90% बच्चों में, जो स्पेशली क्लास 4th 5th से लेकर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यूजी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो है बैचलर डिग्री में, और जो मास्टर डिग्री के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें भी ये समस्या बनी रहती है। आज मैं आपको एक ऐसी मेथड बताऊंगा जिससे कि आप उसको अच्छी तरह से अपने लिए तैयार कर पाएंगे और सिर्फ एक दिन में आप इंग्लिश को पढ़ना और समझना सीख जाएंगे। ये 160 वर्ड एक्चुअली होता ये है कि जब हम कोई भी सेंटेंसिंग करते हैं ना, तो एक ऑब्जेक्ट होता है और एक सब्जेक्ट होता है। क्या होता है बेटा? एक ऑब्जेक्ट होता है और एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है। और प्रॉब्लम ये है कि ये यहाँ पर जो वर्ब है,
यहाँ पर जो ये वर्ब है, वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3। ये जो 3 फॉर्म होते हैं, तो अब ये एक्शन वाला पार्ट है। वर्ब जो है वो एक्शन वाला पार्ट है। ये अप्रोक्सीमेटली 10,000 वर्ड होते हैं। कितने वर्ड होते हैं इसके? अप्रोक्सीमेटली 10,000 वर्ड होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 10,000 वर्ड्स होते हैं इसके, है ना। लेकिन ये ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट लगभग सेम है, 160 वर्ड के अंदर ही आपके पूरी तरह से कवर हो जाएंगे बेटा। इसमें ही प्रॉब्लम ये होता है कि हम इतना तो याद नहीं कर पाते। अब ये वर्ब्स है, इसके अंदर आपको ईडी भी लगाना है कहीं पर, फिर इसके बाद में आपको एस भी लगाना है, ईएस भी लगाना है ना, कई जगह फिर आपको आईएनजी भी लगानी है ना। तो ये वर्ब के अंदर में इंक्लूड हो जाएगा, लेकिन सेंटेंसिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती। बच्चे इसीलिए क्या होता है कि पढ़ नहीं पाते। उनको वो जो सेंटेंस तो पढ़ लेंगे, लेकिन वो फिर जो है कि वो प्रॉपर तरीके मीनिंग नहीं कर पाते। अब ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट्स के लिए 160 वर्ड्स है। ये 160 शब्द अगर उन्होंने कर लिए ना, मैं एक थोड़ी सी ऐसी बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो रही है, मैंने देखा है वो। अब मैंने जब हमने ये ट्रिक करी है, ये 160 वर्ड जब मैंने उनको बताए, अब वो सेंटेंस का मीनिंग करने लग गए अच्छी तरीके से। और वो सेंटेंस का जब मीनिंग कर रहे तब उनको अच्छी तरह से वो चीज़ें करना, ट्रांसलेशन करना आ गया, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। इसके लिए वो ट्रांसलेशन कर रहे हैं। बेटा वीडियो को पूरा देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा आप। हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा जाए, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। जो प्रॉब्लम आ रही है, आपके करियर के लिए प्रॉब्लम आ रही है, आपके एजुकेशन के लिए प्रॉब्लम आ रही है, आपके एग्जाम्स के पर्पज से ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपके एग्जाम के अंदर भी आप इंग्लिश में आंसर्स को नहीं लिख पाते हैं, एक्सप्लेनेशन पता होता है, लेकिन आप उसको राइट नहीं कर पाते, क्योंकि सेंटेंसिंग कैसे करनी बिल्कुल भी आपको वो पता नहीं हो पाती है। जब मैंने इन चीज़ों का निचोड़ किया, जब मैंने इनका जो पूरी तरह से मैंने जब कि ऐसा सॉल्यूशन दे जिसमें बच्चा, कोई सा भी स्टूडेंट हो, कोई से भी पर्सन हो, वो इजी तरीके से पढ़ ले और समझ जाए। और जो समझ अगर वो गया ना सेंटेंस को, तो फिर वो अपनी लैंग्वेज में वो एक्सप्लेन कर पाएगा, राइट कर पाएगा। होता यह है कि इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश केवल जो इंग्लिश है वो इंग्लिश आज जो है वो डेफ हम लोग इसको 5 लेंगे, है ना। मैंने आई थिंक 3 या 4 डेज का लिया होगा, हम आज डेज 5 ले रहे हैं अपना। तो ये ग्रामर जो है, ग्रामेटिकली मैं पोर्शन पे नहीं जा पा रहा हूँ अभी। मैं ग्रामेटिकली पोर्शन पे बिल्कुल भी बात आपसे नहीं करूँगा, क्योंकि इंग्लिश जो है वो लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है बेटा? एक लैंग्वेज है। अब जब हमको लैंग्वेज पढ़नी है, हमको लैंग्वेज समझ है, जैसे हिंदी हम बात कर रहे हैं ना, हम नॉर्मली बात ही कर रहे हैं, हमें ये बात करते हुए आना चाहिए। हम जितना इंग्लिश को बोलेंगे उतनी हमको आ जाएगी, उतनी हमको वो आ जाएगी। अब हम क्या कर रहे हैं, हम लैंग्वेज को, हमें ग्रामेटिकली तो हम डीप में जाएंगे, उसको और जाएंगे तो परफेक्शन, एक्यूरेसी की तरफ जाएंगे। लेकिन वो कब जाएंगे? जब हमें अच्छी तरीके से पढ़ना, लिखना और समझना आ जाए। हमें समझना ही नहीं आएगा, हमें ट्रांसलेशन करते हुए ही नहीं आएगा, तो फिर वो चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। तो बेटा ये जो होता है ना ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, ये मेन इंपॉर्टेंट है आपके पार्ट में। अब यहाँ पे तो वर्ब 10,000 से ज़्यादा है। अब इसको आपको डिक्शनरी में से फॉलो कर सकते हैं, आप डिक्शनरी में से देख सकते हैं जो भी वर्ड नहीं आ रहा है। आपके पास में यूट्यूब है, गूगल है, आप यहाँ से भी जो है कि अपने वर्ड्स मीनिंग वगैरह, या वर्ब कौन सी कहाँ क्या काम करनी है, या जो मैं आपके पार्ट जो टेंस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, सेंटेंस, अभी ग्रामेटिकली नहीं जा रहा। अभी हमको क्या करना है, इसको ट्रांसलेशन करना, कि हम हिंदी में कैसे सेंटेंसिंग मेकिंग कर ले। जो हमारे बुक रखी है, उस बुक में ये जो फर्स्ट लेटर टू जो पॉइंट वाला लेटर लास्ट लेटर तक में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम अगर आपने ये 160 वर्ड कर लिया ना बेटा, तो आप कोई से भी दुनिया की कोई सी भी किताब हो इंग्लिश में, आप उसको अच्छे से पढ़ लोगे और समझ लोगे। जहां तक प्रॉब्लम होती है वर्ब के लिए, तो वर्ब के लिए ऐसा है कि जब ये एक्शन है, टास्क है, तो आप एक्शन करते करते आपको जो चीज आएगी, प्लेइंग करते जाओगे, अपने यूज करते जाओगे, तो मैक्सिमम जितना यूज करोगे उतना आप इसके लिए फेमिलियर हो जाओगे। क्या हो जाओगे? आप इसके लिए फेमिलियर हो जाओगे। और जब आप इसके लिए फेमिलियर हो जाओगे ना बेटा, तो फिर आपके लिए इतनी ज़्यादा ये प्रॉब्लम वाली नहीं रहेगी। होता यह है कि यहीं पर आप वर्ब वगैरह या टेंस में बच्चे अटक जाते हैं, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं दे पाते, उनको एक्सप्लेनेशन पता होता है। अब उनको कंपेरिजन करो, वो अपनी जो मदर लैंग्वेज है, जैसे हिंदी में अगर वो कर रहे हैं, जैसे हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, या हमारे जो हिंदी स्टूडेंट्स है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, या जो इंग्लिश की बुक पढ़ रहे हैं, उनको प्रॉपर तरीके से नहीं पता होता है कि हमें सेंटेंसिंग कैसे करनी, एक्सप्लेनेशन कैसे करना है, या जो सेंटेंस के अंदर जो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट से उनके मीनिंग क्या होंगे। अधिकतर को पता होता है, लेकिन फिर वो कहीं ना कहीं भूल जाते हैं या नहीं कर पाते हैं। इसी के अलावा जो इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी प्रॉब्लम
फेस कर रहे होते हैं। मैंने कई जगह देखा है, कई यूनिवर्सिटीज़ है, कई कॉलेजेस है, कई स्कूल्स है, इंग्लिश मीडियम में होते हैं बच्चे, आईसीएसई में होते हैं, सीबीएसई में होते हैं, स्टेट बोर्ड्स में इंग्लिश मीडियम में होते हैं, है ना, यूनिवर्सिटीज़ में इंग्लिश मीडियम में होते हैं, बुक्स भी वो पढ़ रहे होते हैं, लेकिन वो मेन मेन टॉपिक्स के नोट्स बनाते हैं, मेन मेन पॉइंट को कवर करते हैं, लेकिन वो बुक को कभी भी रिफर नहीं कर पाते, बुक के सेंटेंस नहीं पढ़ पाते। इसकी वजह से वो सोचते हैं कि बुक को थोड़ा सा अवॉइड किया जाए। कई स्टूडेंट के साथ में ये प्रॉब्लम बनी रहती है, और वो ये प्रॉब्लम हमेशा तक उसके लिए बनी रहती है। हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा इस पे 160 वर्ड पर आएंगे, और ये जो 160 वर्ड है, ये आप अगर आपने अच्छी तरीके से सीख लिए, इनके मीनिंग सीख लिए, आप कोई सा भी सेंटेंस हो इंग्लिश में, आप उसको बहुत अच्छी तरीके से सेंटेंस को रीड कर पाएंगे, समझ पाएंगे, और जो बुक के अंदर जो लाइन लिखी हुई है, जो वाक्य लिखा हुआ, जो सेंटेंस लिखा हुआ, इसको आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। सिर्फ एक दिन आपको ये देना है। एक दिन में अगर आप एक 160 वर्ड, अब कहाँ 10,000 वर्ड से है, 10-20,000, 10,000 to 20,000 के वर्ड आप अचानक से याद नहीं कर पाओगे। ये तो पार्ट ऑफ एक्शन है। ये तो क्या है? पार्ट ऑफ एक्शन है। ये क्रिया है, क्रिया, पार्ट ऑफ एक्शन। ये जब भी आप करोगे, प्लेइंग, लाइक अ प्लेइंग, प्लेइंग मतलब खेलना, तो प्ले का प्लेज भी होता है, प्ले का प्लेड भी होता है, प्ले का प्लेइंग भी होता है ना। यहाँ पर ये सब चीजें यूज हो रही है। ईडी भी यूज होगा, एज भी यूज होगा, येस वगैरह जो भी कहीं जहाँ सेंटेंस वर्ड होंगे वहां पे येस भी होंगे, है ना। बहुत सारी ईटिंग, ईटिंग है ना, ईटिंग मतलब खाना, ईट मतलब खाना, लेकिन ईटिंग खा रहा है, तो ये आपको ये एनजी वगैरह हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, सेकंड फॉर्म हो गया, थर्ड फॉर्म लगेगा, तो ये 1 कब लगेगा, 2 कब लगेगा, 3 कब लगेगा, ये ग्रामेटिकली वाला पार्ट है। मेन पार्ट ये है कि जो सेंटेंस है वो क्या लिखा है, वो क्या कहना चाह रहा है। जैसे कि बहुत सिंपल सी बात है कि जो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो बबलू है, वो बबलू क्रिकेट खेलने गया, तो बबलू क्रिकेट खेलने गया, तो यहां पर खेलने का मतलब प्ले, ये एक्शन हो गया उसका। लेकिन ऑलमोस्ट बाकी जो चीजें हैं वो सब्जेक्ट्स प्लस ऑब्जेक्ट्स में है, तो सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट्स में अगर ये हमको पता चल गया तो बहुत अच्छी तरीके से हमारी जो सेंटेंस के लिए ट्रांसलेशन है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। आज हमारा ये जो वीडियो, अब मैं आपको 160 वर्ड को अच्छी तरीके से कवर करवा दिया देता हूं। आप चाहे तो नोट कर लीजिए, आप नोट कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि अगर आप इसको नोट कर लेंगे तो ये हो सकता है लाइफ टाइम आपको यूज में होगी। आप उसको गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, और गूगल के अलावा आप अपने यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से भी सर्च कर सकते हैं इनके मीनिंग्स। और आपके पास डिक्शनरीज होती है ना, कैम्ब्रिज डिक्शनरी है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, साहनी डिक्शनरी है, तो आप जो डिक्शनरी को हमेशा अपने पास में रखते ही हैं। जो भी आपको ऐसा वर्ड आए कि जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है, स्पेशली एक्शन में, ठीक है, और स्पेशली ऐसे वर्ड्स में जो आपको नए लग रहे हैं, ठीक है, जिससे आपको फेमिलियर नहीं है, तो फिर आप उसका फॉलो कर सकते हैं। लेकिन बाकी के अगर ये आपने वर्ड कर लिए ना बेटा, तो ये वर्ड आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। अगर ये वर्ड आपने कर लिए ना, तो ये वर्ड आपके लिए लाइफ चेंजिंग होंगे, आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। मैं बधाई देता हूं सभी टीचर्स लोगों को, ट्रेनर्स लोगों को, जो इंग्लिश के लिए प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे फेमिलियर हो सके इंग्लिश के लिए, इंग्लिश को अच्छी तरह से पढ़ सके, अच्छे से लिख सके, एक्सप्लेन कर सके, अच्छे से बोल सके। मैं उनके लिए अप्रिसिएशन देता हूं कि वो कहीं ना कहीं अपने प्रयास बेहतर कर रहे हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि आगे जो रेफरेंसेस बुक है, आगे कोर्सेज करना है, तो इंग्लिश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज हो जाती है। लाइक टेक्नोलॉजी में तो इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, मेडिकल फील्ड हो, इंग्लिश आना बहुत जरूरी है, टेक्नोलॉजी वाले कोई से भी सब्जेक्ट्स हो, इंग्लिश आना बहुत जरूरी है। इसी तरह से कोई आप लॉ में जा रहे हैं, अकाउंटेंसीज में जा रहे हैं, एज ए बिजनेस जा रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल लैंग्वेज है। क्या है ये? ग्लोबल लैंग्वेज, वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज चलती है। आपको फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में आपको स्टडी करनी है, फर्दर स्टडी या जॉब करने हैं या बिजनेस करने हैं, तो आपके लिए इंग्लिश और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब हम यहाँ पर कुछ वर्ड है जिनको आप अगर आप ध्यान से करें, जो प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान से आप उसको अगर याद कर लेंगे, कुछ घंटे में याद हो जाए, वेल एंड गुड। अगर आप कुछ उसके बाद में एक दिन भी लगाते हैं इन वर्ड को करने के लिए, तो भी आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। आप इनकी फिर डेली प्रैक्टिस करिएगा, और डेली प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए, ये आपके करियर के लिए, ये आपके फ्यूचर के लिए, और ये आपकी स्टडी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, मैंने ये प्रॉब्लम्स फेस आउट
देख फेस आउट की है कई बच्चों के साथ में। वो बच्चे इंग्लिश पढ़ लेते हैं लेकिन उनको हिंदी में ट्रांसलेट करते हुए बिल्कुल नहीं आता है, वो बोल नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए जो सेंटेंस मेकिंग है वो करना, सेंटेंस बनाना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है और जो सेंटेंस है उस सेंटेंस को नहीं प्रॉपर तरीके से वो समझ पाते हैं कि एग्जैक्टली बुक के अंदर वो सेंटेंस क्या लिखा है। अब सेंटेंस तो पॉइंट टू पॉइंट चेंज होता है, तो हम आगे इसमें देखेंगे कि हमें क्या वो टेक्निक्स है, क्या वो वर्ड्स है। तो मैं 1 बाय 1 में स्टार्ट करता हूं, आप उसको रीड करिए, अच्छे समझिए। मैं आपको उसका हिंदी मीनिंग भी करवाते चले जाऊंगा। हो सकता है यह वीडियो हमारा थोड़ा लंबा जाए, लेकिन यह आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्योंकि ये मैंने महसूस किया, कई स्टूडेंट्स में मैंने ये चीज़ देखी, ये कमी की वजह से कई स्टूडेंट बोल नहीं पाते हैं और वो सरवाइव करते हैं। कई बच्चे तो पढ़ाई लिखाई तक छोड़ देते हैं, या कई बच्चे जो अच्छे हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा स्टडी अच्छी है, लेकिन वो मार्क्स उनके पिछड़ जाते हैं। कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो पिछड़ जाते हैं क्योंकि वो इंग्लिश के सेंटेंसिंग का मीनिंग ही नहीं समझ पाते कि एग्जैक्टली क्वेश्चंस में लिखा जो गया है उसका मीनिंग क्या है और उनका आंसर लिखना क्या है ना। तो वो फिर अपनी टूटी फूटी भाषा में उसको लिखने का प्रयास करते हैं और उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो अपनी एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर में, अपने कार्य क्षेत्र, अपने वर्किंग में या अपने जॉब में, अपने बिजनेस में वो फिर उस चीज़ का नुकसान उठा रहे होते हैं, या अपने जो अच्छे से अच्छा कॉलेज भी उनसे फिर नहीं मिल पाता है इसी बात को लेकर के। तो आप वीडियो को आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, पूरा एंड तक वीडियो देखिए। क्योंकि ये अगर इसको जो भी पर्सन बड़े हैं वो देख रहे हैं तो उन्हें अपने बच्चों को पूरी तरह से दिखाइए। क्योंकि मेरी ये कोशिश, मेरा ये जो प्रयास है वो आपकी समस्या के लिए है कि आपकी समस्या इससे काफ़ी हद तक 99% तक आपकी समस्या का सॉल्यूशन हो जाएगा। सिर्फ आपको एक दिन मेहनत करनी है और बाकी दिन फिर आप इसको प्रैक्टिस में लाइए। आपके लिए किसी भी तरह की बुक को पढ़ना आसान हो जाएगा। अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप अपने जो भी रेस्पेक्टिव आपके ट्रेनर्स हैं, आप उनसे कंसल्ट करेंगे। आपको मुझसे भी आप कंसल्ट कर सकते हैं इसमें क्या बेटर करना है। मैं अभी ग्रामेटिकली पोर्शन में बिल्कुल भी नहीं जा रहा हूँ। मैं कैसे बात कर रहा हूँ, है ना, मैं अपनी मदर टंग, हमारी जो मातृभाषा है, मदर टंग में बात कर रहा हूँ मैं। हमारी मदर टंग क्या, हिंदी है, हम हिंदी में भी बात कर रहे हैं। तो यही सेंटेंसिंग तो है, मैं जो बोल रहा हूँ वो आप समझ पा रहे हैं, यही कम्युनिकेशन है। अगर मैं कुछ बोलूँगा, मैं कुछ कहूँगा और आप उसे समझ ही नहीं पाएंगे तो ये एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। एक्सचेंज किस चीज़ का नहीं होगा? हमारे थॉट्स का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ये हमारे दोनों के बीच में कम्युनिकेशंस नहीं हो रहा है और हम दोनों के बीच में डिलीवरिंग नहीं हो पाएगी। फिर ऐसे में तो मैं अगर कुछ कहूँगा लैंग्वेज में तो आप नहीं समझ पाएंगे, आप कुछ कहोगे मैं नहीं समझ पाऊँगा, तो ये हमारा कम्युनिकेशन एरर हो जाएगा और हमारा ये जो थॉट्स है, जो हमारे एक्सप्रेशंस है, वो एक्सचेंज प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएंगे। मैंने ये टॉपिक 3 से 4 दिन लगाए हैं आज तैयार करने के लिए और मैंने ये वर्ड ढूंढे, काफ़ी बच्चों पर रिसर्च किया और उसके बाद में मैंने ये आज तैयार किया ताकि मैं ये प्रॉब्लम कहीं लाखों स्टूडेंट तक पहुंचा दूं और उन लाखों स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आज वो सॉल्व हो जाए अच्छी तरह से, ताकि कोई सी भी बुक हो बच्चा ईजिली तरीके से पढ़ने लग जाए। हो सकता है बहुत सारे विद्वान लोग हैं, मैं किसी तरह के कंपैरिजन में नहीं जा रहा हूं, लेकिन जो प्रॉब्लम फेस करिए जहां बच्चा नहीं कर पा रहा, जहां पर स्टूडेंट वो चीज़ नहीं कर पा रहे, सेंटेंसिंग ही नहीं कर पा रहे, वो ट्रांसलेट ही नहीं कर पा रहे। अगर ट्रांसलेट ही नहीं कर पाएंगे तो एक्सप्लेनेशन क्या कर पाएंगे, और वो जब एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाएंगे तो आंसर्स क्या राइट कर पाएंगे, वो क्वेश्चन का आंसर किस तरह से दे पाएंगे अपना, जबकि वो टैलेंटेड है, जबकि वो पढ़ा लिखा है, लेकिन एक पार्ट ऑफ लैंग्वेज, एक पार्ट ऑफ स्पीच, उसकी वजह से वो बच्चा रह जाए पीछे। तो ये फिर हमारे लिए भी काफ़ी फिक्र वाली बात होगी कि हमने बच्चों के लिए फिर वो चीज़ नहीं की है। आइए हम वो 1 बाय 1 हम ये देखते हैं अपने लिए, अपने प्यारे स्टूडेंट्स के लिए, जो है कि नंबर 1 पर है आपका WHO वर्ड जो हमारे होते हैं, जैसे कि वाट। टोटल 160 वर्ड है। टोटल कितने वर्ड है बेटा? 160 वर्ड है। ये 160 वर्ड अगर आपने कर लिए, अच्छी तरह से रिमेंबर कर लिए, अच्छी तरह याद कर लिए, या अच्छी तरह से प्रैक्टिस में ले आए ना, तो फिर आप बहुत आगे निकल जाओगे। अब ये वाट मीन्स होता है क्या?
व्हाट इज दिस, ये क्या है। हम अपने लिए इस्तेमाल में करते हैं, क्वेश्चनिंग जो करते हैं कहीं किसी भी तरह के पैटर्न के लिए, तो क्वेश्चनिंग के लिए हम लोग स्पेशली 11 तरह के वर्ड यूज करते हैं व्हाट। फिर उसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो हु का मतलब होता है कौन। अब ये बहुत आसान लगेगा, लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाएंगे तो थोड़े ऐसे वर्ड होंगे जो आपको वाकई में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आप अपने आप को उनको मीनिंग नहीं कर पाओगे और ऐसा लगेगा कि इंग्लिश बहुत टफ होते चले जाती है। लेकिन इतनी इजी लैंग्वेज है कि आप उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से उसको कर लेंगे। ये मेरा आपसे बिल्कुल बिल्कुल मैं इस बात से अब आश्वस्त हूँ और बिल्कुल मेरी तरफ से ये आपके लिए एक तरह का प्रॉमिस है कि आप इसको करने के बाद में अपनी समस्याओं का समाधान खोज पाएंगे। कौन या फिर जो है ना, नॉर्मली अगर क्वेश्चन में है, अगर ये क्वेश्चन मार्क में है, अगर ये आगे हैं तो ये आपके वर्ड होंगे कौन। और अगर ये सेंटेंस के बीच में है ना, तो सेंटेंस के बीच में इसका मीनिंग निकलेगा जो। फिर इसके बाद में हम आएंगे वेयर का मतलब भी ऐसे ही है, कहाँ। अगर ये क्वेश्चन है तो कहाँ, और अगर ये सेंटेंस के बीच में आ रहा है तो इसका मीनिंग हो जाएगा आपका जहां। ठीक है, व्हाट मतलब क्या, हु मतलब कौन या जो या जोन, वेयर मतलब कहाँ जहां। फिर इसके बाद में हम लोग आते हैं अपने लिए वेन का मतलब होता है कब, अगर क्वेश्चनिंग में है, अगर वर्ड सेंटेंस के पहले है और उसका जो क्वेश्चन बन रहा है तो क्वेश्चंस के लिए उसका यूज होगा कब। और यहां पर अगर बीच में आ गया वो, तो बीच में अगर सेंटेंस के बीच में है तो यहां पर उसका मीनिंग निकलेगा जब। फिर हमारा नेक्स्ट वर्ड है, हमारा नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा आपका वाई, है ना, जो WHY, वाई मतलब क्यों। ये क्वेश्चंस में है एंड हम यूज करते हैं ना दैट्स वाई है ना, दैट्स वाई भी हम यूज करते हैं। तो उसका जो रिजल्ट होता है इसलिए कि, है ना, बिकॉज भी यही होता है और इसलिए कि इसका मीनिंग होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में हम आगे आते हैं। जब हम इसके और आगे आएंगे तो आगे आने पर हमको और पता चलेगा कि हुम या विच। अभी हम विच को ले लेते हैं, तो विच को हम जब थोड़ा सा देखेंगे तो विच यानी कि WHICH, विच मतलब कौन सा, विच मतलब कौन सा। अब विच मतलब जो है कौन सा या फिर जो, या जो, है ना, जो या जोन सा या जिन सा हम यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे हुम के लिए हम जब बात करेंगे तो हुम का मीनिंग होगा यहाँ पे क्वेश्चनिंग के लिए किसको, किसका, है ना, किसको, ठीक है, या फिर किसका। और अगर ये हम इसका बीच में ले रहे हैं, सेंटेंस के बीच में ले रहे हैं, तो इसका मीनिंग होगा जिसका या जिसको, जिसको या जिसका वगैरह वगैरह। ठीक है, अगर हम इसके बाद में आएंगे हुज, हुज का मीनिंग भी लगभग आपका यही निकलेगा। हुज जो है हम यूज करते हैं इसका किसका, है ना, कोई अगर सिंगुलर है तो किसका या फिर जिसका, है ना। अगर हम यूज कर रहे हैं हुज के लिए तो ये किसका, किसकी, जिसका, जिसकी हम ये यूज कर सकते हैं। ठीक है ना बेटा। और ये हुम जो है हम इसका जिसको या किसको, इसके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अब हम आएंगे 9th पे अपने, तो 9th में हम यूज करेंगे हाउ। हाउ का मीनिंग जो होता है वो होता है कैसे। हाउ टू डाउनलोड वीडियो, हाउ टू क्रिएट चैनल इन यूट्यूब, है ना। हाउ मतलब कैसे, हम किसी भी काम को जब यूज करते हैं वर्ड कैसे करना है तब हम हाउ का यूज करते हैं। तो ये कुछ ऐसे वर्ड हो गए हैं, आप चाहे तो इसको उतार लीजिए, मैं एक बार रिपीटेशन कर देता हूँ। मैं प्रॉपरली 10 वर्ड्स का आपको पास में 9 हमें भी हमने किए हैं।
वाट, वाट मतलब क्या, हु मतलब कौन या जो, वेयर, वेयर मतलब कहाँ, फिर इसके बाद में वेन, वेन का मतलब होता है कब या जब। अगर हम सेंटेंसिंग के स्टार्टिंग में करेंगे तो वेन का मतलब कब या जब, वाई मतलब क्यों, विच मतलब कौन सा या जो, इसके बाद में हुम मतलब किसको या जिसको। अगर क्वेश्चन में यूज करेंगे तो किसको, और अगर सेंटेंस के बीच में आ रहा तो हम यूज करेंगे जिसको। ठीक है, हुज का मतलब होता है किसका या जिसका, जिसके किसकी या जिसकी, ऐसा वर्ड हम यूज करते हैं ना कि किसका पेन है ये, है ना। हाउ हम सेंटेंसिंग यूज करते हैं कैसे, कोई भी वर्किंग हो रहा है तो कैसे हुआ, है ना, कोई प्रोसेस हुई तो प्रोसेस कैसे हुई, तो वहां पर हम हाउ का यूज करते हैं। ये कॉमन वर्ड है, हर एक बच्चे को ये अच्छी तरह से पता है क्योंकि वो बच्चा क्वेश्चंस वगैरह करते हुए रहता है। ठीक है ना। अब हम आगे आते हैं अपने वीडियो के ये आपने अच्छी तरह से उतार लिया होगा मैं समझता हूं। फिर इसके बाद में आपने इसको रीड भी कर लिया होगा। अगर रीड नहीं करा हो तो आप उसको वीडियोस को एक बार पॉज प्ले करके भी देख सकते हैं, है ना। आप इसके अलावा हम टोटल जो वर्ड्स पे जाएंगे, अभी तो हमारे ये स्टार्टिंग हुए हैं, अभी हम जाएंगे स्पेशली हमारा हाउ मेनी और हाउ मच। यहां पर जो आता है 10 नंबर पर आता है हाउ मेनी, एंड 11 पर आता है हाउ मच। हाउ मेनी का मतलब होता है कितना या कितने, है ना। और हाउ मच का जो मीनिंग होता है वो होता है कितना या कितने। ठीक है, कितना या कितने, है ना, ये वर्ड होता है। ठीक है, तो ये जो होता है हाउ मेनी होता है नंबर्स के लिए। किसके लिए होता है, जब क्वांटिटी की बात करते हैं ना हम, किसकी बात करते हैं, नंबर्स के लिए, 1 2 3, है ना, जैसे हम बात करेंगे ये। और हाउ मच का जो यूज होता है वो होता है आपके जैसे 1 लीटर पैमाने के लिए, पैमाना मतलब मेजरमेंट वैल्यूज के लिए, 1 लीटर पानी, 10 लीटर पानी, है ना। मिल्क हुआ, मिल्क लेने जाते हैं तो 1 लीटर दे दीजिए, 2 लीटर दे दीजिए, 10 लीटर दे दीजिए, तो यहां पर हम यूज करेंगे पैमाना, पैमाने के लिए होता है। और यहां पर ये स्पेशली काउंटिंग में आता है, किस में आता है, काउंटिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल में इस क्वेश्चन को हम लेते हैं हाउ मेनी, और हाउ मच का उपयोग जो है हम पैमाना या मेजरमेंट्स की वैल्यूज के लिए लेते हैं। अब हमारे पास में नेक्स्ट जो वर्ड है वो आएगा देन। देखिए अब यहां से थोड़ा सा वर्ड स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। देन, देन का जो मतलब होता है तब, या फिर तो, या फिर उस समय, है ना, उस समय। इसके बाद में देन के बाद में हम उस समय या उस वक्त ये भी कर सकते हैं, उस वक्त हमने ये कार्य किया था, है ना, और ये वगैरह वगैरह, है ना। तो फिर इसके बाद में हम आते हैं 13 नंबर पे। 13 नंबर पे हमारा होगा देन। देन जो ये वर्ड है इसमें ई है, इसमें ए, हम इसको भी देन बोलते हैं, इसको भी हम देन बोलते हैं। तो देन का मतलब होता है की अपेक्षा या की बजाय, की बजाय या की अपेक्षा, की अपेक्षा। एक्चुअली ये कंपैरिजन में वर्ड होता है, ये जो वर्ड है देन ये कंपैरिजन में है। ये कहां पर यूज होगा, कंपैरिजन, जब हम दो वस्तुओं की या दो पर्सन्स की कंपैरिजन करते हैं कि ए स्ट्रॉन्ग कंपेयर देन बी, हम यहां पर यूज करते हैं ना, तो ये हम यहां पे कंपैरिजन बताते हैं। नेक्स्ट जो है वो आ जाएगा आपका नंबर 14 पे आएगा सम। क्या आएगा, सम। ये जो सम है, सम का मीनिंग कई बार आता है कुछ या फिर थोड़ा, है ना। ये सम का आप कई बार इस्तेमाल करते हैं, है ना। फिर इसके बाद में हम यूज करेंगे अपना नेक्स्ट वर्ड एनी। एनी भी कई यूज करते हैं, एनी मतलब कोई, एनी, एनी मतलब कोई, एनी का मीनिंग होता है कोई, एनी वन, कोई एक, यहां पर हम इसका यूज कर लेते हैं, या फिर बिल्कुल। फिर 16 नंबर पे हम ये यूज करेंगे मी। मी का जो मीनिंग होता है वो होता है मुझे, मुझे या मुझको, मुझे या फिर मुझको। देखिए ये हम लोग एग्जैक्टली जो चीजें कर रहे हैं, अगर आप इनको कर लेते हैं याद अच्छी तरह से या अपनी प्रैक्टिस में लेकर आ जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी। आपके लिए आपको भी एहसास होगा कि आज जो है कि हम ये चीजें करते आए लेकिन हम इन चीजों को कभी हमने ध्यान ही नहीं दिया अपनी ओर से, है ना। और हम यूं ही परेशान होते हुए रहते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज हो जाते हैं फिर उसमें बाद में। फिर आएगा हमारे पास है माइन। ये जो माइन है, तो माइन का जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं मेरा या फिर अपना, मेरा या फिर अपना।
फिर इसके बाद में हम यूज करेंगे अपना नेक्स्ट वर्ड है यू। अब यू को तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तुम या फिर आप, है ना, कई बार यूज करते हैं तू या तुम्हें, है ना, या तुम सब, ये वगैरह इसमें हम यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा आएगा आई। आई को तो आप अच्छी तरह से समझते हैं। आई का मतलब होता है मैं और मैंने ये कार्य किया, मैंने ये कार्य किया, या ये मैं, आई यहां पर आपका इस्तेमाल में होता है। तो ये सब जो है ना ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट्स में ये यूज होते हैं अच्छी तरह से। अब मैं एक बार रिपीट कर देता हूं आपको, ये हाउ मेनी कितने, ये जब हमारे नंबरिंग या काउंटिंग की बात करते हैं, है ना, उसमें बात आएगी। हाउ मच मतलब हम कोई पैमाना, मेजरमेंट, वैल्यू के लिए बात करते हैं तो हमारे कितना या कितने यूज हो, इसका मीनिंग होता है। देन मतलब तब, तो, उस समय, उस वक्त। देन की बजाय, की अपेक्षा। सम कुछ या फिर थोड़ा, है ना, सम वाटर, प्लीज गिव मी सम वाटर, प्लीज गिव मी सम पोटैटो लाइक, है ना। और एनी दैट मीन्स कोई, मी मतलब मुझे, मुझको, माइन मतलब मेरा, अपना, यू मतलब तुम, आप, तू, तुम्हें, आई मतलब मैंने। आप इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करिएगा, पूरा वीडियो आप देखें, पूरे वीडियो को आप समझिए। आज हम ये अभी 19 पे आ गए हैं ना, ये वीडियो थोड़ा हो सकता है लंबा जाएगा, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है ना। फिर इसके बाद में हम जो बात करेंगे अपने नेक्स्ट वर्ड के लिए, ये हमने 19 वर्ड कर लिए अभी तक फिलहाल में, और ये 19 वर्ड जो होते हैं ये वर्ड भी आप डेली यूज करते हैं, अच्छी तरह से यूज करते हैं, तो इनका तो पता है आपको मीनिंग वगैरह, है ना। लेकिन कई बच्चों को भी ये बात जब क्वेश्चनिंग होती तो पता नहीं होता है। इसके बाद में हम बात करेंगे एम। अगला जो वर्ड है 20 नंबर का वो है एम। एम का मतलब होता है हूं, है ना, हूं, या फिर जैसे मैं यहां पर हूं, आई एम हियर, ठीक है। फिर उसके बाद में हम 21 पर देखेंगे आर। आर का मीनिंग होता है कई जगह आता है ये, जब कोई भी बहुत सारे लोग, दो या दो से ज़्यादा या एक से ज़्यादा होंगे तो है का यूज़ करने के लिए इस्तेमाल में। तो आप नॉर्मली आप अभी लैंग्वेज पे फोकस करिए, है ना। तो आप जब लैंग्वेज पे देखेंगे मीनिंग इसका है निकलेगा। ऑफ। ऑफ का मतलब भी कई बार बच्चे नहीं कर पाते। ऑफ का मतलब होता है का, की, के, है ना, ये इसका स्पेशली वर्ड निकलता है। विल और सेल। व्हील और सेल, ये भी बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि ये व्हील और सेल का मीनिंग नहीं कर पाते, है ना। व्हील और सेल का जो मीनिंग होगा वो होगा आगे फ्यूचर में यूज होता है तो करेगा, कोई भी काम को करेगा या चाहेगा, या जो भी अगर इच्छा बताते हैं, है ना, व्हील इच्छा या फिर कोई भी काम को करूँगा ऐसा बोल देते ना, करूँगा, इसलिए हम इनका इस्तेमाल में इस्तेमाल करते हैं, इनको इसमें यूज करते हैं। इसके बाद में हम आएंगे शुड, वुड, है ना। शुड का मतलब होता है चाहिए। शुड का मतलब क्या होता है, चाहिए, ठीक है। फिर हम आएंगे बाद में वुड। वुड का मतलब भी ये जो है आपका चाहूंगा, चाहूंगा। क्या आएगा वुड का मतलब, वुड का मतलब आएगा चाहूंगा। कई स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम बहुत होती है, व्हील या फिर सेल का मीनिंग नहीं पता होता, शूट का मीनिंग नहीं पता होता है, वुड का मीनिंग पता नहीं हो पाता है, ठीक है ना। फिर एट। अब एट जो है वो एट जो होता है वो पर, है ना, ये, और एक होता है ऑन। ऑन का मतलब भी होता है पर। जब हम किसी भी वस्तु वगैरह के लिए बात कर रहे होते हैं ना, हम एट द रेट ऐसा बात करते हैं, या ऑन मतलब ऑन टेबल, ऑन फ्लोर, ठीक है, यहां पर ये हम यूज करते हैं। अब एट ऑन हो गया आपका। अप। अप मतलब डाउन, अप और डाउन। तो अप का मतलब होता है आपका ऊपर, ऊपर जाने को हम क्या बोलते हैं, अप। और जो डाउन होता है उसको क्या बोलते हैं, नीचे। कई बच्चे होते हैं जो उनको ये कुछ तो पता होगा, लेकिन कई बच्चों को ये मीनिंग नहीं पता होता है और वो उसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। ये 28 नंबर हो गया, ये आपका 29 नंबर हो गया, ये आपका 30 नंबर हो गया, ठीक है ना। अब ये आप देख लीजिए, एम। एम मतलब हूं, आर मीन्स है, ऑफ का, की, के यूज करते हैं। विल इच्छा या जो बताते हैं मैं करूंगा, कार्य करूंगा, काम करूंगा,
है ना, ये करूंगी, सेल का मतलब वो कब करेगा, कब करेगी, वगैरह वगैरह, है ना, कब करेंगे, ये मीनिंग होगा। शूड मतलब चाहिए, कोई चीज़ हमको चाहिए तो हम शूड का इस्तेमाल करेंगे। वुड मतलब मैं ये काम करना चाहूँगा, हमेशा विश करते हैं ना, तो हम वुड का इस्तेमाल करते हैं, है ना। मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगा, वुड का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं। देन एट और ऑन जो है वो हम किसी भी चीज़ को बताने के लिए कि वो जैसे टेबल पर है कोई चीज़, है ना, वो एट द, यहाँ पर हम उसको वहाँ पर जाकर के यहाँ पर दोनों का मीनिंग होता है पर, यानी कि हम उसको अलग से मीनिंग बताते हैं। इसके बारे में और मैं आपको डीपली बता दूंगा। कई बच्चे यहाँ पर प्रॉब्लम होती हैं, जैसे इन है, इन मतलब अंदर, मतलब अंदर कोई चीज़, इन भोपाल प्रेजेंट इन एमपी, है ना, तो वो इन मतलब में, वो एक वर्ड, अलग वर्ड हो जाता है। अप मतलब ऊपर, डाउन मतलब नीचे। तो ये अभी हमारे 30 वर्ड पूरी तरह से हो चुके हैं। अब 30 वर्ड्स के बाद में हम आएंगे अपने नेक्स्ट वर्ड्स के ओर। आप इसको डाउन नोट कर लिया होगा बेटा आपने, नहीं तो आप अपने वीडियोस को भी पॉज वगैरह करके या इसको बड़ा करके देख सकते हैं, है ना। फिर इसके बाद में हम जो अपने अगले वर्ड्स पे देखेंगे कि अगो। कई स्टूडेंट्स होते हैं अगो का मतलब नहीं समझ पाते हैं, है ना। 31 नंबर पे आएगा अगो। अगो मतलब पहले, ठीक है। और इसी तरह से बिफोर का मतलब भी यही होता, पहले, बिफोर, ठीक है। फिर आता है आफ्टर। तो आफ्टर तो लगभग सबको पता होता है कि आफ्टर का मीनिंग होता है बाद में, ठीक है। फिर इसके बाद में 32 नंबर, 33। आगे हम जो अगला नेक्स्ट देखेंगे अपनी बिकॉज। जैसे हमने वाई वगैरह के लिए यूज किया था ना कि क्यों, तो ये हम इसका अधिकतर इस्तेमाल करते हैं वाई वाले क्वेश्चनिंग्स के लिए, इनका आंसर देने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि, चूंकि, हम इसका जो मीनिंग निकालते हैं, बिकॉज मतलब क्योंकि, चूंकि, ठीक है, ये हम इसका हम यूज करते हैं इस वर्ड का, ठीक है। अब 35 नंबर पे हम जो यूज करेंगे वो आएगा हमारे पास है बोथ, ठीक है। बोथ मतलब दोनों, है ना। जब भी हम दो लोगों के लिए बात करें, दो पर्सन्स के लिए या थिंग्स के लिए, बोथ मतलब दोनों। फिर 36 का मतलब 36 पर हमारा आएगा विद का जो मीनिंग होता है वो होता है साथ या साथ में, ठीक है ना, या साथ में। किसके साथ, मैक्सिमम इसका मीनिंग हम एग्जैक्टली लेते हैं साथ। फिर हम आएंगे 37 नंबर पे अपने। 37 नंबर पे हम लेंगे बिसाइड। क्या लेंगे बेटा, बिसाइड। एक्चुअली में कई बार कंफ्यूज होता है बच्चों को बिसाइड और बिहाइंड के बीच में, तो याद रखना है बिसाइड मतलब जो आपका होगा वो होगा के अतिरिक्त या के अतिरिक्त, या होगा आपका वो के अलावा, ठीक है ना, या के बाजू में वगैरह हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक वर्ड होता है बिहाइंड, अभी आ जाएगा आपके पास में नेक्स्ट वर्ड में वो, है ना। बिहाइंड मतलब पीछे की ओर होता है, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट वर्ड परहैप्स। यहां पर भी कई बच्चे हमसे मीनिंग पूछते रहते हैं, सर परहैप्स मतलब क्या, परहैप्स मीनिंग क्या। परहैप्स मतलब शायद, क्या होगा, शायद, या फिर हो सकता है, या मुमकिन है, या मुमकिन है, शायद या मुमकिन है, या फिर हो सकता है, यह आएगा हो सकता है। इसके बाद जो अधिकतर यहां 38 नंबर तक हो गया है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं आपको। एगो का जो मतलब होता है पहले, बिफोर का मतलब भी होता है पहले, है ना। फिर हम यूज करते हैं आफ्टर मतलब बाद में। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, चूंकि। बोथ मतलब दोनों। विद मतलब साथ में। बिसाइड का मतलब होता है के अतिरिक्त या के अलावा। और परहैप्स का मतलब है शायद, मुमकिन है, या फिर हो सकता है। हमेशा कई बार यूज करते हैं ना, हो सकता है कि ऐसा कुछ हुआ होगा वगैरह। अब हम 39 नंबर पर आएंगे। अब 39 नंबर को आप
बहुत एक कॉमन यूज है, लेकिन बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हर जगह पर अवेलेबल हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हर जगह बच्चे इसका मीनिंग अलग अलग निकालते हैं, तो सेंटेंस के हिसाब से मीनिंग भी थोड़ा चेंज होते हैं, ठीक है ना। अधिकतर बच्चों को कुछ पता ही होता है कि वो ये होगा, है ना, लेकिन एग्जैक्टली देखिए टू, जब आप टू का इस्तेमाल करते हैं, क्या किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, आप इस्तेमाल करते हैं टू का। जब आप टू का इस्तेमाल करते हैं तो ये टू का जो मीनिंग होता है, वो टू का मीनिंग, ये जो टू का मीनिंग होता है, ये आपको यहाँ पर 4-5 तरह के मीनिंग है, जैसे कि को या से, फिर तक, या फिर के लिए भी होता है ना। अब इसी तरह से 40, अब कंफ्यूज होंगे कई बच्चे, सर को से कर दिया, से कर दिया, समझ में आता, तक भी होता समझ में आता, के लिए कैसे, क्योंकि फिर 4 का मतलब क्या होगा, तो यहाँ पर 4 का मतलब भी क्या होता है, के लिए। अधिकतर के लिए यूज करते हैं ना कि के लिए, ये कार्य किसके लिए कर रहे हैं आप, है ना, ये कार्य हम अपनी क्लास के लिए कर रहे हैं, हमारा होमवर्क हम इसके लिए कर रहे हैं, या हम अपना असाइनमेंट इस काम के लिए कर रहे हैं। तो 4 का मतलब होता है के लिए। फिर इसके बाद में 41 नंबर पर हमारा आएगा सिंस, और नेक्स्ट जो वर्ड है 42 पर, वो है हमारा फ्रॉम, या हम बात करेंगे, अभी हम सिंस पे देखते हैं, तो सिंस पे हम देखेंगे, तो सिंस का जो मीनिंग निकलेगा वो निकलेगा तब से। कब से, तो बोले सिंस, तब से, या के बाद से, के बाद से। फिर हमारा अगला मीनिंग आएगा हैव और हैज। अब हैव का मतलब जो होता है, कई बार हैव का मीनिंग भी चेंज हो रहा होता है। इसका अधिकतर आप यूज, आई हैव पेन, अपने पास में रखना या पास में होना, पास होना या पास में रखना, है ना, ये इसके मीनिंग निकलते हैं, है ना। पास होना या पास में होना, ये भी हम निकालते हैं मीनिंग इसका, पास में होना, कोई चीज़ अपने पास होगी तो भी हम यूज करते हैं हैव का। इसके अलावा जो हम यूज करेंगे वर्ड को, जैसे कि लेना, किसी चीज को हम ले रहे हैं, आई हैव टी, ठीक है, किसी चीज को हम ले रहे हैं अपने पास में, तो उसका भी मीनिंग में हम हैव का यूज करते हैं। हेज, हेज का मतलब भी ऐसा आएगा है, या किसी भी चीज को ले चुके हैं या लेना, तो यहाँ पर हम उसका वर्ड हेज का यूज करते हैं। या अपने पास रख लिया या रखना, तो यहाँ पर भी हम इसका यूज करेंगे। एक अगला वर्ड होता है जो टू से बहुत मिलता है, किससे मिलता है, ये टू से, ये जो वर्ड है ना, ये सिंगल था टी ओ, अब आएगा टी डबल ओ, है ना। मुझे यहाँ लिखना चाहिए था, लेकिन मैं यहाँ पर आपके लिए नहीं लिख पाया, है ना। ये आप टू, टू का मतलब होता है अत्यधिक, हद से ज्यादा, हद से ज्यादा, हद से ज्यादा, या बहुत ज्यादा, है ना। बहुत से भी बहुत ज्यादा हम यूज कर सकते हैं इसको, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। फिर इसका हम यूज करते हैं अत्यधिक, क्या यूज करते हैं, अत्यधिक, ये हम यहां पर इसका यूज करते हैं, है ना। ये आपके लिए हो गए, ठीक है। आई थिंक ये 44 आपके लिए वर्ड हो गए हैं, ठीक है ना। अब हम आगे जो 44 के बाद में हम आगे के जो वर्ड्स है वो अगले वीडियो में करेंगे। जब तक के लिए आप अपने चैनल को जो है हमारा सब्सक्राइब करिए, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक हमारी इन्फॉर्मेशन पहुँचे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अभी बनाने वाला हूँ, थोड़ी देर मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूँ, है ना। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है। यह ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक ये हमारी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। ये टोटल 45 वर्ड है, और ये 45 वर्ड जो हमारे हैं, ये अगर आपने कर लिए तो काफ़ी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, काफ़ी हद तक आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। वीडियो की लेंथ भी ज़्यादा बढ़ जाती है ना। तो मुझे अभी अपने जो है कि मोबाइल से यूज़ करना पड़ता है ये सारी चीज़ें, तो अभी मैं और जब तक थोड़ा सा एक ब्रेक ले लूँ, और उसके बाद में आप लोगों के पास में आता हूँ। हम आगे के और वर्ड को कंटिन्यूसली करेंगे। हमें टोटल 160 वर्ड करने हैं, याद कर ली 160, दैट मीन्स कि अप्रॉक्सीमेटली 150 यानी कि 150। हमें 150 वर्ड के अंदर, मेरा ये आपको पास में बिल्कुल खुला चैलेंज है कि आप इसकी एक बार प्रैक्टिस करिए। इंग्लिश बहुत आसान हो जाएगा,
पढ़ने के साथ उसको समझना, उसको ट्रांसलेट करना। अगर आपको इन वर्ड्स के मीनिंग अच्छी तरह से आते हैं तो आप बहुत अच्छी तरीके से और एडवांस लेवल पर बेहतर तरीके से इंग्लिश को इम्प्रूव भी कर सकेंगे और किसी भी तरह की बुक को आप पढ़ सकेंगे, है ना। आप प्रैक्टिस करिए, मेरी आपके साथ शुभकामनाएं हैं। आप चैनल्स को मैं एक बार और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं भी खुद आप लोगों से मोटिवेट होता रहूं और मैं भी आप लोगों को मोटिवेट करता रहूं, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने सब्सक्राइबर को तक ये जो है मैसेज हम पहुंचा पाएँ। लाखों स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है। अभी तो मैं और मीनिंग करूँगा, अभी हमने 44 मीनिंग तक करे हैं। एक्चुअली होता ये है कि कई बच्चे बहुत ज़्यादा हेडेक होता है, किसी को इन चीज़ों की वजह से माइग्रेन हो जाता है, कई बच्चे पढ़ाई से दिल चुराने लगते हैं, कई बच्चे पढ़ाई से दूर हटने लग जाते हैं, कई बच्चे इनका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, वो गुमसुम से रहने लग जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं करते हैं किसी के साथ में और वो अपने अंदर घुटन महसूस करते हैं। तो हमें तो पढ़ाई में इंटरेस्ट जगाना है। हम जितना अपनी मदर लैंग्वेज में कर पाएंगे उतना हमारे लिए बहुत आसान होगा। हम अपनी लाइफ की कोई सी भी चीज़ हो, हम अपनी मदर लैंग्वेज में जब करते हैं उसको, जो हमारी मातृभाषा है, हम उसमें उसको सीखते हैं, समझते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो वो बहुत बेहतर तरीके से समझ में आती है। अभी मैंने जहाँ भी देखा है, कहा है वो कोई से भी नेशनल इम्पोर्टेंस के इंस्टीट्यूशंस हो, आईआईटीज़ हो, एम्स हो या फिर टॉप डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हो, अच्छे से बड़ा सीबीएसई और आईसीएसई या स्टेट बोर्ड्स के स्कूल्स हो, वहाँ पर बच्चों को एक्सप्लेनेशंस इंग्लिश के ट्रांसलेशन के माध्यम से ही करवाए जाते हैं, जो उनकी मदर टंग होती है। हमारे इंडिया में बहुत बड़ा देश है, अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, जैसे पंजाब में पंजाबी है, महाराष्ट्र में मराठी है, इसी तरह साउथ में हमारे पास में कन्नड़ है, मलयालम है, तेलुगु है, तमिल है ना। इसी तरह से उड़िया एक लैंग्वेज है ना। इधर हम लोग गुजरात में जाएंगे, गुजराती लैंग्वेज होती है, और भी जो अलग अलग हमारे स्टेट्स हैं उनमें अलग अलग स्टेट अब थोड़ी भाषाएं, लोकल भाषाएं या रीजनल भाषाओं का उपयोग भी किया जाता है, लेकिन वहाँ भी इंग्लिश को फिर थोड़ा सा अपनी मातृभाषा में उसको ट्रांसलेट किया जाता है। फिर भी एक अधिकतर जो होता है हमारा जो इंडिया, पूरा हमारा जो देश है, हमारा भारत जो देश है, इसमें पूरे अगर हम कैलकुलेशन किया जाए तो लगभग जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है 140 प्लस करोड़ में जो है, 140 करोड़ के जो प्लस में है, यानी 140 प्लस करोड़, इतना हमारे पास जो पॉपुलेशन है, इसमें से 100 करोड़ यानी 1 अरब पर्सन्स हिंदी का यूज़ करते हैं या वो इंग्लिश से हिंदी में मूवमेंट करते हैं। कई लोगों को इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आ पाती है, लेकिन अभी आजकल जो सिनेरियोज़ में है, आजकल का जो समय है, इसमें काफ़ी नॉलेज बढ़ा है, अवेयरनेस बढ़ी है, तो इंग्लिश का यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा होने लगा है। और टेक्नोलॉजी, स्पेशली मेडिकल फील्ड हो या टेक्नोलॉजी फील्ड हो, आगे हायर स्टडीज़ हो, इनमें इंग्लिश का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन हमें ये चीज़ें अपने ये करनी इसलिए क्योंकि हमें हायर स्टडीज़ में आसानी हो, और हमें ये इंग्लिश का जो थोड़ा सा एक डर होता है वो अपने दिल से पूरे निकल जाए और हम पूरी तरह से निडर होकर के लैंग्वेज पर अच्छी पकड़ करें और भाषा का अच्छा ज्ञान हासिल करें, हम चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स आप पढ़ पाएँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, कई बुक्स ट्रांसलेट होती रहती हैं, कहीं का हुआ है, कहीं का नहीं हुआ है ना। तो ये आपके लिए एक अच्छा अवसर है कि आप केवल एक दिन के अंदर अंदर इन पर थोड़ा सा अपना ध्यान देंगे तो आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करते हुए बेहतर कर सकते हैं अपने इंग्लिश कमांड या इंग्लिश लैंग्वेज को। तो मैं आपके अभी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं बाकी के लिए, ठीक है ना। ये अभी आप 44 ये मीनिंग्स आपको करवाए हैं और आप इसको अच्छे से करिए, है ना, प्रैक्टिस करिए। मैं आपके लिए थोड़ा ब्रेक लेकर नेक्स्ट वीडियो के लिए अवेलेबल रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।